आज आपका विषय है हिंदी। और आज ये हिंदी का बेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, तो बेस स्टार्ट होता है आपका हिंदी की वर्णमाला से, है ना। तो पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है वर्णमाला। क्योंकि किसी भी चीज़ का आधार अगर हमें नहीं पता होगा तो उस विषय के बारे में हम नहीं पता कर सकते हैं, है ना। वर्णमाला कहा जाता है कि इसकी परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। वर्णों का, अब इसमें एक शब्द आ गया वर्ण। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी इकाई जिसे और छोटे रूप में न तोड़ा जा सके, और छोटे रूप में न तोड़ा जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण। अच्छा, वर्ण को इसीलिए क्योंकि इसे और छोटे रूप में तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसका दूसरा नाम अक्षर है। क्या कहते हैं इसे? अक्षर। और जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, जिसका क्षरण ना हो सके, ठीक है, ना हो सके। आपने पढ़ा वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्ण क्या है? छोटी से छोटी इकाई जिसका क्षरण न हो सके, ठीक है। वर्ण, छोटे छोटे वर्ण मिलके एक शब्द बनाते हैं, छोटे छोटे शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं, और छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्य हैं एक सारांश बनाते हैं पूरा, जिससे हिंदी साहित्य का निर्माण होता है। ठीक है, वर्णमाला। अब वर्णमाला में है क्या क्या? वर्णमाला में तीन चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। क्या क्या? वर्णमाला को हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्वर, दूसरा अयोगवाह, और तीसरा आपका व्यंजन। ये व्यंजन को ऐसे क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां हमने ऊपर अंक की बिंदी क्यों नहीं रखी है, क्यों ये यहां बनाया है, ठीक है। अब सबसे पहला आता है स्वर, ठीक है। तो मैं स्वर का आगे स्टार्ट करूंगा। स्वर क्या होते हैं? वे शब्द जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं, ठीक है। वे शब्द जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं। बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्वर के जो प्रकार हैं वो अलग अलग तरह से डिवाइड किए गए हैं। किसी को जीवा के आधार पे बताया गया है, किसी को उच्चारण स्थान के आधार पे बताया गया है, किसी को मुख के बंद और खुलने के आधार पे बताया गया है, किसी को मात्रा काल के आधार पे बताया गया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ बताऊंगा स्वर हैं कितने। तो स्वरों की संख्या जो है वो 11 मानी गई है, ठीक है। जिसमें कि मैं बता देता हूं, अ, आ, ए, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ,
ओ और ये लास्ट औ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हैं। मैं इसे रफ करूंगा आगे, ठीक है, और आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, स्वरों के प्रकार, ये प्रकार ऐसे ही लिखा रहेगा और यहां किस आधार पर है वो बदलता रहेगा। ठीक है, तो पहला आधार है मात्रा काल के आधार पे। ठीक है, अब मात्रा काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्वर 3 प्रकार के हो गए, जिसमें कि पहला प्रकार है वो हो गया आपका दीर्घ, प्लुत और एक आता है ह्रस्व। तो पहला आएगा आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका आएगा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका आएगा प्लुत स्वर। अब मैं ज़्यादा जगह न घेरते हुए आपको यहीं आगे बताता हूँ। ह्रस्व स्वर में जो समय लगेगा वो 1 मात्रा काल का समय लगेगा। ठीक है, 1 मात्रा काल का समय। दीर्घ स्वर में जो है वो 2 मात्रा काल का समय लगेगा और प्लुत स्वर में 3 मात्रा काल का समय लगता है। अब 1 मात्रा काल का समय कैसे? जैसा कि हम बोले अ, बहुत कम समय लगा। हम बोले ए, बहुत कम समय लगा। हम लोग बोले ओ, बहुत कम समय लगा। और बोले रे, बहुत कम समय लगा। ठीक है, अ, ए, ओ, रे, बहुत माइनर हमें समय लग रहा है। ठीक है, इनको 1 मात्रा काल। अच्छा, एक चीज और, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। यहां आप लिख लेंगे, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा काल का समय लगेगा, जैसे कि आ। जो शेष बच गए वो सब इसी में आ जाएंगे। ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इन्हें ह्रस्व स्वर को एक नाम और दिया गया है। इन्हें मूल स्वर के बाद लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ हो गए। अब आ गए आपके प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का बेसिकली प्रयोग संस्कृत में या नाटक वगैरह में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ये जो शब्द हैं ये प्लुत स्वर में आते हैं। इसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है, यहां हो गए स्वरों के प्रकार मात्रा काल के आधार पर। ठीक है, इसी के नीचे स्वरों के फिर से प्रकार लेंगे। ठीक है, और वो लेंगे आपको मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। मुख के खुलने व बंद होने के आधार पर। ठीक है, तो जब मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर लेंगे तो ये प्रकार होते हैं इसके 4 प्रकार। कितने होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, जिसमें कि पहला विव्रत, दूसरा यहां लिख देता हूं मैं संवृत, तीसरा अर्धविव्रत और चौथा होता है अर्ध संवृत। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए।
अब ये विव्रत क्या होता है? विव्रत का मतलब होता है मुख का पूरा खुलना। ठीक है, विव्रत का मतलब होगा मुख का पूरा खुलना। और आप देखते हैं कि स्वर जितने हैं उनमें से एक ही स्वर ऐसा है जिससे पूरा मुख खुलता है, वो है आ, बड़ा। ठीक है, उसी से पूरा मुख खुलेगा। तो विव्रत का एक ही उदाहरण है, क्या रहा वो? ठीक। दूसरा होता है संवृत। संवृत मतलब होता है मुख का बंद होना, मुख के बंद होने के आधार पे। तो स्वर जैसे बोल के ही देख लो, आ ए ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, अंग अह अयोग वाह हो गए, आ ए ई उ। तो इसमें ए ई उ को ही मुंह बंद करके बोला जा सकता है। ठीक है, तो संवृत हो गए आपके ए ई और उ। ठीक है, अब आ गए आपके अर्धविव्रत और अर्धसंवृत। अर्धविव्रत का मतलब होता है आधा मुख का खुलना। ठीक है, तो आधा मुख अ बोलेंगे तो उसमें आधा मुख हमारा खुला रह गया, तो इसमें अ आ गया। और दो और आते हैं, बड़ी ए और बड़ा उ, अ आई और औ। ठीक है, ये आते हैं अर्धविव्रत में। और अर्धसंवृत में आएंगे आपके दो बचे, ए और ओ। ठीक, ये आपका 4 प्रकार हो गए मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। ठीक है, मैं इसे रफ करूंगा। हिंदी की जितनी वर्णमाला है उस सबको अगर समझ लिया जाए तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी सवाल इसमें से ऐसा बचता नहीं है जो आंसर लग ना पाए, है ना। स्वरों के प्रकार ही पढ़ा रहा हूं अभी मैं, और अब मैं बताऊंगा जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ठीक है, स्वरों के प्रकार जब जीव की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अब मैं इधर लिखता हूं, पहला अग्र, दूसरा मध्य, और तीसरा होता है पश्चिम। ये जिह्वा के आधार पर है। तो मैं इससे पहले आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, वो आप याद रखना। प्रिय बैठी आगे। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको भी बताऊंगा। जो एक सिर्फ मात्र स्वर है जो मध्य भाग से बोला जाता है वो है छोटा अ। ठीक है, जो एकमात्र बोला जाता है वो है छोटा अ, मध्य भाग से। अग्र भाग से कौन सा बोला जाता है? मैंने बताया प्रिय बैठी आगे, तो प्र में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। ठीक है, य पे कौन सी मात्रा है? छोटी ए की। ब पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ए की। और ठा पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ई को यहां से हटा के यहां लिख दीजिए, ए ई ए आई। ये अग्रभाग से बोल ले जाते हैं, मध्य भाग से अ बोला जाता है, और पश्च भाग से शेष जो रह गए, शेष क्या रह गए? बड़ा आ रह गया, उ रह गया, ऊ रह गया, ओ रह गया, और औ रह गया। ठीक है, ये और री 4 ये अग्रभाग से, 1 ये 5वां मध्य भाग से, और 6 ये पश्च भाग से। यहां पर ये वाला प्रकार आपका समाप्त होता है। अन्य प्रकार, अब फिर से स्वरों के प्रकार, क्योंकि स्वरों के प्रकार से हर बार किसी न किसी एग्जाम में सवाल बन रहा है और अलग अलग तरह से बन रहा है। अब ये जो आता है वो उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पे ये आपके
6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला कंठ, दूसरा तालु, ठीक है, तीसरा ओष्ठ, चौथा कंठ तालु, और अन्य होता है कंठ ओष्ठ। और एक और शेष रह गया, ये आपका रह गया मूर्धन्य। आगे मूर्धन्य, ठीक है। ठीक है, ये 6 हो गए। कंठ के जो कंठ से बोले जाते हैं वो 2 होते हैं स्टार्टिंग के, अ और आ। तालु से ए और ई, ओष्ठ से उ और ऊ। कंठ तालु, कंठ और तालु, अ ए जैसे ही बोलेंगे तो ए हो जाता है वो। ठीक है, हम संधि में पढ़ते हैं, अ ई मिलके ए हो जाता है, तो ए और आई दोनों। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, अ और उ, औ औ, छोटा छोटा ऊ मिल जाएंगे तो ये ओ हो जाएगा, और बड़े बड़े मिल जाएंगे तो ये बड़ा ओ हो जाएगा। और मूर्धन्य से री जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये आपके रहे। अब संस्कृत में इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। संस्कृत में जब इसे याद करने के लिए तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी मैं इसे संस्कृत में बताऊंगा आपको। इसे बोलते हैं अ को ह विसर्ज नियानाम कंठ। इसका पूरा नाम ये है। इसमें क्या होता है, अ आ दोनों, कवर्ग, ह और विसर्ज, विसर्ग जो होता है वो तीनों ये कंठ से ही बोले जाते हैं। ये मैं आपको जब व्यंजन भी पढ़ा दूंगा तब ये पूरा आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा। इसके भी है, इसका इच यशा नाम तालु है, इसका उपा पद्मानिया नाम है, ऐसे करके इनके सबके इदैतो इसका है, ऐसे करके रेट्रोषाणाम मूर्धन्य उसका है, ऐसे ही इन सबके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ आपके स्वर समाप्त होते हैं। ठीक है, स्वर के प्रकार यहाँ आपके समाप्त होते हैं। अब आते हैं आपके व्यंजन। दूसरे आते हैं आपके व्यंजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वि धन अंजन। किसी भी शब्द का, किसी भी विषय का जो नामकरण किया जाता है वह उसके कंटेंट के आधार पर किया जाता है कि उसमें अंदर है क्या। किसी का नाम उसे परिभाषित कर देता है हमेशा। वे धन अंजन, अंजन होता है पवन, पवन पुत्र हनुमान, अंजनी पुत्र। ठीक है, पवन होती है प्राण, और प्राण होते हैं स्वर। ठीक है, तो जो बिना स्वर के न बोले जाएं वे अंजन, यानी स्वर के साथ बोले जाएं। ठीक है, जो स्वर के साथ बोले जाएं या स्वर की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे व्यंजन के प्रकार कितने हुए। ठीक है, तो जब हम मानद हिंदी में जब मूल व्यंजन की बात करें, ठीक है, सवाल कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है, कुल व्यंजन पूछ लिया जाए आपसे, बहुत कभी आप ये याद रखना कि सवाल से ज़्यादा उसका आंसर डिपेंड करता है कि इसका सच में आंसर, विकल्प डिपेंड करते हैं कि इसका आंसर सच में क्या होगा। कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो कुल व्यंजन होते हैं 39। अब
कभी आ जाए कुल व्यंजन कितने हैं और 39 ऑप्शन में ही ना हो तो आप 33 ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे मूल व्यंजन आ जाए और 33 ऑप्शन में ना हो तब आप 39 लगाएंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे सवाल आयोग में भी चले जाते हैं और वहां भी उनके आंसर्स गलत होते हैं क्योंकि विकल्प सही नहीं रख पाते। उसका कारण ये होता है कि जो सवाल बनाने वाले लोग हैं वो क्वेश्चंस कहीं से लेंगे और विकल्प किसी और उससे लेंगे। कभी कभी ये इंटरचेंज हो जाता है और वहां गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मूल व्यंजन 33, कुल व्यंजन 39, ठीक है। अब मैं व्यंजन लिख रहा हूं यहां पर पूरे। क, ख, ग, घ और इसे आप क्या बोलेंगे? अंग, ठीक है। च, छ, ज, झ इसे बोलते हैं य। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इसके आगे इधर लिख देता हूं य, र, ल, व, श, 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 ह, क्षेत्र, च और श। 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 4, 29 और 4, 33 और 4, 33 और 4, 37 और बच गए दो जिन्हें यहां अलग लिख लेंगे हम ड़ और ढ। ड़ इनका प्रोनाउंसिएशन भी ड़ और ढ, जैसे हम बोलते ना पढ़ना तो वो ये वाला ढ होता है पढ़ना, ठीक है। और हम बोलते हैं ढक्कन तो वो ये ढक्कन ये वाला ढक्कन है। पढ़ना ढक्कन, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, ठीक है। ये जहां भी यूज होंगे ड़ की तरह यूज होंगे, ये ढ और ड की तरह। जैसे बोलते हैं डलिया, रलिया नहीं बोलते, डलिया, तो वो ये वाला ड यूज होता है, ठीक है। आगे आते हैं। ये 25 जो कुल ये व्यंजन हैं, ये 25 व्यंजन, इनको एक संज्ञा दी जाती है जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये 4 व्यंजन जो हैं इन्हें बोला जाता है, दिख रहा है यहां तक, अंतस्थ व्यंजन। ये 4 जो हैं ये बोले जाते हैं ऊष्म संघर्षी। और ये 4 जो हैं ये बोले जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इनका और नाम है एक अच्छा सा, जिसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या इनको उश्रिप्य, या कुछ किताबों में इन्हें ताड़नजात, ये इसके नाम है, ठीक है। हाँ, इनका एक नाम और है, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। 4 नाम से जाना जाता है। सवाल आ जाए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, उश्रिप्य व्यंजन कौन सा है, ताड़नजात कौन सा है, द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो ये 2 ही होते हैं, ठीक है। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म संघर्षी, 25, 4, 29, 4, 33, यहां तक ये मूल व्यंजन कहे जाते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन को मिला के ये 37 और इन 2 को मिला के ये 39 हो जाते हैं। 39 ये हो गए, ठीक है। अब मैं इनकी विशेषता आपको बताता हूं। इन्हें अलग अलग वर्ग में बांट लिया गया है, ठीक है। इन्हें अलग अलग वर्ग में बांट लिया गया। जैसे ये बोला जाता है कवर्ग,
ये बोला जाता है कवर्ग, ये चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग और ये पवर्ग। ठीक है, अब इनको मैं बताता हूं कि इनको भी कैसे कैसे उच्चारण के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे कि पूछा जाए कंठ से कौन सा बोला जाता है, ठीक है, तो मैं इनके नाम आगे लिख देता हूं। कवर्ग पूरा आपका कंठ से बोला जाता है, मैंने बताया था अकोह विसर्जनीय नाम। ठीक है, चवर्ग, चवर्ग आपका पूरा तालु से बोला जाता है, या तालव्य बोल लो या तालु बोल लो। ठीक है, इच्चो यशानाम तालु, रेटोरशानाम मूर्धा, ये पूरा टवर्ग, ये सारा यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक, ये टवर्ग जो है पूरा वो मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, कंठ ताल मूर्धा। तवर्ग पूरा दंत से बोला जाता है, और पवर्ग पूरा ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ये अभी मैं स्पर्श व्यंजनों की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, अब इसमें दो चीज और होती हैं, हम सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इसी में सबसे ज्यादा फंसते हैं, सघोष, अघोष और महाप्राण, अल्प प्राण। तो जब मैं कहूं इसे, सबसे पहले बात करते हैं हम अल्प प्राण की। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प प्राण की। ठीक है, बोलने के आप अगर बार बार याद कर लेंगे तो बार बार भूल जाएंगे। ठीक है, आप जान लीजिए, जैसे मैंने बोला क, कम हवा निकली, ख हवा ज्यादा निकल गई, क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग कम हवा निकली, घ ज्यादा निकल गई। ठीक है, तो जिसमें हवा ज्यादा निकल जाएगी, प्राणवायु अधिक निकल जाएगी, वो कहलाएगा महाप्राण, और जिसमें कम निकलेगी वो कहलाएगा अल्प प्राण। तो आप क्या करिए, सिर्फ पहले वालों को देख लीजिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। आपने क को देखा था, आपने क को देखा था, है ना, तो ये पूरा ब्लॉक कहलाएगा अल्प प्राण। ठीक है, क च ट त प, ये सारे। ऐसे ही आपने ख देखा था, ख में प्राणवायु अधिक निकली थी, तो ये वाला ब्लॉक कहलाएगा आपका महाप्राण। ठीक है, ये वाला ब्लॉक। ग में फिर से कम निकली थी, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक फिर से कहलाएगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, और इसी तरह घ में अधिक निकली थी, मैं इसे ऐसे बना देता हूं, ये दोनों, ये तीनों अल्प प्राण हो गए। ठीक है, ये तीनों ब्लॉक। और इसे नीचे बना देता हूं मैं, ये आपने लिख लिया होगा, फ और भ, ये दोनों वाला, ठीक है, ये आपका कहलाएगा महाप्राण। आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आप पहला देख लीजिए, क कम वायु निकली, ख अधिक निकल गई, ग कम निकली, घ ज्यादा निकल गई, य कम निकली, तो ये अल्प प्राण हो गए, और ये ख घ, ये पूरा ब्लॉक जो है ये महाप्राण हो गया। अब आते हैं सघोष और अघोष पे। इसमें भी हम बहुत फंसते हैं कि सघोष कौन सा है, अघोष कौन सा है। अभी मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, यहां भी आपको बताऊंगा कौन से अल्प प्राण महाप्राण है। जब बात करेंगे, जैसे यहां भी आप ले लीजिए, फिर भी य र ल व, सब में प्राणवायु कम निकल रही है, तो ये सारे क्या हो गए, अल्प प्राण। बात समझ आ गई। अब स स स ह, सब में वायु अधिक निकली है, तो सारे क्या हो गई है, फिर से महाप्राण। ठीक, और शत्र ज्ञास्र, ये भी सब महाप्राण होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बोल के देख लीजिए, जो भी शब्द वहां आए, वर्ड वहां आए, उसे बोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण। ठीक है, अब आते हैं यहां पे सघोष और अघोष पे। सघोष जैसा कि नाम से है, अघोष, घोष मीन्स गूंजना। ठीक है, जब बोलते में गूंजे, गूंजने का मतलब वाइब्रेशंस आपको अपनी आवाज में लगे तो वो सघोष है, और वाइब्रेशन ना लगे तो वो अघोष। अब आप बोल के देख लिए, क
कोई वाइब्रेशन नहीं है, ख कोई वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन जैसे आप बोलेंगे ग तो आपको लगेगा ही गूंज रहा है, ग क ख ग, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक जो हैं, कौन से, क और ख का पूरा ब्लॉक, ये ठीक है, ये पूरे दोनों ब्लॉक, ठीक है, ये कहलाएंगे आपके अघोष, ठीक है। बाकी ये तीनों, ये सारे, ये आपको सारे क्या कहलाएंगे, सघोष, ठीक है। ये ग घ या, अब आप बोल के देख लीजिए, ज झ ड ढ द, आप त थ खूब बोलिए, लेकिन वो वाइब्रेट नहीं होगा। यानी कि ये दोनों ब्लॉक कहलाएंगे अघोष और ये तीनों ब्लॉक कहलाएंगे सघोष। अब आ जाइए यहाँ, य र ल व सब में वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके सघोष। लेकिन जैसे आएंगे स श स, इनमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। लेकिन फिर से बोलेंगे ह तो इसमें वाइब्रेशन होगा, ह में वाइब्रेशन होता है। तो ह को हम अलग एक इसको बोल दिया जाता है सघोष। आप ये अलग अलग लिख लीजिए, ह को बोला जाता है सघोष, ठीक है। क्षत्र ज्र इसमें किसी में नहीं होता है, तो ये भी अघोष कहलाते हैं, ठीक। आप सघोष अघोष समझ गए, आप अल्प प्राण महाप्राण समझ गए। अब आते हैं, इनके कुछ नाम हैं जो उनमें पूछ लिए गए हैं कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे कि आपसे बहुत बार पूछा गया है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित वर्ण। आपसे पूछ लिया गया है पार्श्विक वर्ण कौन सा है, आपसे पूछ लिया गया है प्रकंपित वर्ण कौन सा है, और एक रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछा गया था द्वितीय प्रकंपित कौन सा है। एक सवाल और बनता है इसमें, वो पूछ लिया गया था कि लुंठित, पार्श्विक, प्रकंपित, द्वितीय प्रकंपित, पूछ लिया था अर्धस्वर कौन सा है, ठीक है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको बताता हूं। जब भी बात करी जाए लुंठित वर्ण की तो ये होता है आपका र, ठीक है। पूछ लिया जाए पार्श्विक की तो ये होता है आपका ल, प्रकंपित तो ये फिर से आपका होता है र। र बोलते में प्रकंपन पैदा होता है, इसलिए इसे प्रकंपित कहते हैं। द्वितीय प्रकंपित आपको जब भी पूछ लिया जाए तो ये होता है ह। और अर्ध स्वर आता है आपका य और व। आप याद रखना, जब भी ऑप्शन में य और व दोनों हो तो दोनों लगेंगे, अकेला य दिया हो तो य लगेगा, अकेला व दिया हो य न दिया हो तो व लगेगा इसमें आंसर, ठीक है। और एक सवाल और बनता है काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो वो होता है आपका ह, ठीक है। ये सवाल कुछ आपके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सवाल बचते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। 5 मिनट मैं और आपकी लूंगा, ठीक है। काकल्य ह हो गया। इसके अलावा कभी कोई सवाल अगर पूछ लिया जाता है तो पूछ जाता है वत्सर्य कौन से हैं, वत्सर्य व्यंजन। हालांकि वत्सर्य को बोलना ही बड़ा कठिन सा काम है, तो वत्सर्य में जो अब प्रेजेंट में है वो आप सरल नहीं है, मतलब स र ल और न, ये आपके वत्सर्य व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है। यहां आ गए। अब दो चीजें और आती हैं, गुच्छ व्यंजन और द्वित्व व्यंजन, ठीक है। द्वित्व और गुच्छ ये क्या होते हैं?
जब भी दो शब्द एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन एक दूसरे के ऊपर लगे हों, अगर समान व्यंजन लगे हैं तो द्वित्व हो गया, और अगर असमान है तो वह गुच्छ व्यंजन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला दिल्ली, तो ला पे ला लग रहा है ऊपर, ठीक है। बोल दिया कच्चा पक्का, तो ये सब इसके उदाहरण हैं। अब मैंने बोल दिया अपना नाम संदीप, तो ये उदाहरण है गुच्छ व्यंजन का, क्योंकि ना कोई और व्यंजन है, दा कोई और व्यंजन है, किसी और वर्ग से आता है, ये किसी और वर्ग से आता है, तो ये गुच्छ व्यंजन। यहाँ आपके व्यंजन लगभग समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सघोष अघोष सारा हो गया है, मैं इसे रफ कर देता हूं। हाँ, अब एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो रह गई है, अयोगवाह, जो इसका तीसरा पार्ट था, जिसमें कि अंग और अह आते हैं। इसे अंग को आप अनुनासिक भी कहते हैं, इसे अनुस्वार भी कहते हैं, और इसे निरनुनासिक कहते हैं, और इसे विसर्ग कहते हैं, और इनको अल्टीमेटली अयोगवाह ही कहते हैं, ठीक है। तो आपके 39 व्यंजन, 11 स्वर और 2 अयोगवाह, इस तरह आपकी पूरी वर्णमाला होती है 52 शब्दों की, 52 वर्ण, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा कोई और मेरे ख्याल से रह नहीं गया है, कोई और रह गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।